नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 12 अर्थशास्त्र के 4 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज में। दोस्तों आज हम करेंगे अर्थशास्त्र में जो 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 पूछे जाते हैं, 4 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो सभी प्रश्न इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ इनसे बाहर एक भी नहीं जाएगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। अभी हमारे पास वक्त है, सारे क्वेश्चन हम रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिवीजन ही करना है, क्वेश्चन तो आप पहले भी कर चुके होंगे। तो बस देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है। मैं आपको सारे क्वेश्चन और आंसर सहित सब बताते जाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, जी सीरीज में आंसर दे रखा है। और क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है, देखिए 3 प्रकार से क्वेश्चन देख रहे हैं। एक, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले वर्णन, और मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। ठीक है, अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जो है, देखिए जो 4 हेडिंग आपको याद करना है। एक तो वस्तु की कीमत, दूसरा उपभोक्ता की आय, तीसरा धन का वितरण, चौथा जनसंख्या में परिवर्तन, और पांचवा ऋतु में परिवर्तन, और छठवा है भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना। आप इनमें से कोई भी 4 हेडिंग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मांग के नियम के अपवाद लिखिए। तो देखिए इसका आंसर है मांग के नियम के अपवाद। अब यहाँ देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सीमाएं भी पूछी जा सकती हैं, है ना। तो आप इनको इस तरीके से याद करोगे। हेडिंग कौन कौन सी याद करनी है, भविष्य में किसी वस्तु के दुर्लभ होने की संभावना, यानी कि ऐसी, ऐसा तो नहीं कि आगे चल के ये वस्तु की कमी पड़ जाए। दुर्लभ का मतलब है कम ही होना उसका, है ना। तो उसकी क्या हो जाती है ना, जो मांग है उसकी नियम नहीं लगता उस पर, है ना। दूसरा, आवश्यक वस्तुओं के संबंध में यह नियम क्रियाशील नहीं होता। नंबर 3, प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली अथवा मूल्यवान वस्तुओं का पर मांग का नियम लागू नहीं होता, यानी कि जैसे कि जो महंगी चीज़ें हैं जिनसे हमारी प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ती है, उन वस्तुओं पर कोई भी कीमत का असर नहीं होता है। ठीक है, और चौथा है आय, उपभोक्ता की अज्ञानता, कुछ हम अज्ञानता की वजह से भी वस्तुएं खरीद लेते हैं। और एक और पॉइंट इसका है जिसे आप कर सकते हो, जिसका नाम है जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मांग की लोच को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना जी। देखिए जी, मांग की लोच को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व, सबसे पहला है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति कैसी है उसके हिसाब से। दूसरा, वस्तु के क्रेता का वर्ग। और तीसरा है स्थापन, वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। नंबर 4 है वस्तु का मूल्य। ठीक है, और एक हेडिंग है समाज में धन के वितरण का स्वरूप। और नंबर 6 है संयुक्त मांग। तो इनमें से आपको 4 हेडिंग अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका, स्थापन और पूरक वस्तुओं में अंतर लिखिए। तो दोस्तों जी अंतर दे रखा है, ध्यान रखना जी, अंतर आपका इस बार पूछा जाएगा, इसको छोड़ के मत जाना। इसको तो रट्टा मार के जाना तरीका से, क्योंकि जी आएगा। देखिए जी 4 पॉइंट, 5 है, 5 पॉइंट दिए और आपको 5 ही लिखना है। एक बात ध्यान रखना, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें से 5 अंतर लिखना है आपको, ध्यान रखना। क्योंकि एक आध अगर थोड़ा बहुत भी मिस्टेक होता है तो हमारा 5वां उसकी पूर्ति कर देगा। तो आपको 5 याद करके जाना है। 1 2 3 4 5, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तिगत और बाजार मांग में अंतर। देखिए जे भी अंतर दे रखा है, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में अंतर, जे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें से 4 नंबर का आना है और जी अंतर तो आता ही आता है। तो जी दोनों अंतर आपको अच्छे से कर लेना है। एक तो 5 हेडिंग, इसमें भी 5 पॉइंट दिए हैं आपको, 5वां पॉइंट अच्छे से रिवीजन करना है तरीके से, और 5वां पॉइंट बढ़िया से याद करके जाओगे, वहाँ अच्छे से लिख कर आओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्पत्ति हास नियम की क्रियाशील के कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर ये है, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से हेडिंग आ जाएंगी, साधनों की अविभाज्यता, और उत्पत्ति के साधन एक दूसरे के पूर्ण स्थापन नहीं होते। नंबर 3, उत्पत्ति के एक या अधिक साधनों का स्थिर रहना। नंबर 4, उत्पादन के साधनों की सीमितता। तो ये क्या होते हैं, उत्पत्ति हास नियम की क्रियाशीलता के कारण होते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद करके जाओगे बढ़िया से। अगर आपके पास जहाँ भी आंसर है आप उसमें से कर सकते हो, अन्यथा आप इसमें से ये आंसर लिखकर और इसको बढ़िया से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षिप्त कीजिए। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, और देखिए 22 में पूछा भी गया है जी, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लोगे जी। पैराग्राफ में लिखना है, देखिए पहले लिखा है संक्षिप्त में लिखिए। संक्षिप्त का मतलब होता है इसको आपको बिना हेडिंग में लिखना है, यानी कि आपको हेडिंग नहीं बनानी है। ठीक है, आप पॉइंट नहीं बना सकते, आपको इसी प्रकार से पैराग्राफ रूप में लिखना होता है। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए जी, पूरा इसका आंसर दे रखा है। ठीक है, जी पूरा आंसर है, आप इसको एक बार पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा आंसर आपका यहाँ भी है, तो आप इसको पढ़ लीजिए पूरा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 है राजस्व प्राप्तियां तथा पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसका आंसर आपके सामने है, देखिए राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां, दो अंतर जे दे रखे हैं, ठीक है, और आपके दो अंतर जे दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए चारों अंतरों को, और बढ़िया याद करके वो अच्छे लिखना है, बढ़िया मस्त राइटिंग में वहां जाकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है बजट को परिभाषित कीजिए एवं बजट के प्रकार लिखिए। तो देखिए जी है आपका बजट। बजट क्या है? जी तो है बजट की परिभाषा। आपसे बजट पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? आगामी वर्ष के लिए सरकार आय व्यय के अनुमानित आंकड़ों, गत वर्ष तथा चालू वर्ष की वित्तीय गतिविधियों तथा सरकार की प्रस्तावित नीतियों, आर्थिक नीतियां संबंधी ब्यौरा बजट कहलाता है। अभी वर्तमान में बजट सरकार ने पेश कर दिया है, लेकिन वो अंतरिम बजट पेश किया गया। अच्छा, थोड़ा सा आप यही अंतरिम बजट और देख लीजिए। अंतरिम बजट क्या होता है? अभी सरकार ने पेश किया है, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। जब सरकार किसी विशेष परिस्थिति बस पूरे वर्ष हेतु आय व्यय के अनुमान तैयार करने में असमर्थ रहती है, तो वर्ष के कुछ महीनों हेतु आवश्यक आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आय व्यय के प्रावधान किए जाते हैं, जिसे अंतरिम बजट कहते हैं। अभी क्यों किया गया है? क्योंकि अभी अप्रैल मई में चुनाव प्रस्तावित है, तो मई तक का ही बजट निकाला गया है, इसलिए उसको अंतरिम बजट कहा जा रहा है, ठीक है। अब अपन देखते हैं बजट के प्रकार। देखिए जी हमारे बजट हैं। अब बजट कौन कौन से होते हैं? बजट के प्रकार हो गए, एक तो संतुलित बजट, दूसरा होता है असंतुलित बजट, तीसरा होता है घाटे का बजट, चौथा होता है अधिक बजट, और पांचवा होता है सामान्य बजट, पूंजीगत बजट, अंतरिम बजट। अंतरिम बजट मैं बता चुका हूँ आपकी। तो आप इनमें से कोई भी चार बजट या अच्छे से याद कर लीजिए, चार या पांच बजट, ठीक है। संतुलित बजट क्या होता है? थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ तो संतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार को ना घाटा हो ना फायदा हो, यानी कि उसमें ऐसा बजट बनाया गया कि जितना आपको आय होती है आपकी, उतना आप व्यय करने की प्लानिंग कर रहे हो। और असंतुलित बजट में क्या होता है कि इसमें आप ज़्यादा व्यय कर देते हो और आय आपकी कम होती है, तो वो असंतुलित हो जाता है। और तीसरा है घाटे का बजट, यानी कि आपको आय कम हो रही है और आप खर्च ज़्यादा कर रहे हो, व्यय ज़्यादा कर रहे हो, तो फिर क्या हो जाता है? घाटे का बजट कहलाता है। आधिक बजट क्या कहलाता है? आधिक का बजट का को ठीक विपरीत है, मतलब इसके घाटे के बजट का ठीक विपरीत है कि आपको आय बहुत ज़्यादा हो रही है, आप खर्च कम कर रहे हो, है ना। और देखो सामान्य बजट यानी कि जिसमें ना ज़्यादा घाटा हो ना ज़्यादा फायदा हो, यानी कि सामान्य रहे, संतुलित रहे, ठीक है। और पूंजीगत बजट यानी कि आप पूंजीगत वस्तुओं पर जैसे कि मदों को ही सम्मिलित किया जाता है ना। इस बजट को सामान्य बजटों से अलग रखा जाता है तथा इस बजट की व्यय की मदों को सार्वजनिक ऋणों द्वारा ही पूरा किया जाता है, ठीक है। और अंतरिम बजट मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। केंद्र सरकार के बजट में दर्शाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के घाटों को स्पष्ट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन, और ये एक बात और 23 में पूछा भी गया है। 23 में पूछा भी गया है, इस बार भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार के बजट में दर्शाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के घाटों को स्पष्ट कीजिए। घाटे कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बजटीय घाटा। क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते चलिए। यह घाटा राजस्व तथा पूंजीगत घातों के अंतर्गत दिखाई जाने वाली समस्त प्राप्तियों तथा समस्त व्यय का अंतर होता है। इस प्रकार किसी वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा कर राजस्व के रूप में प्राप्त आय और किए गए व्यय का अंतर है, ठीक है। दूसरा है राजस्व घाटा। यह घाटा केवल राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के मध्य अंतर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। राजस्व मतलब होता है कर संबंधी। मौद्रिक घाटा, यह घाटा केंद्र सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मदों को जोड़ा जाता है, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक की बकाया ट्रेजरी बिल की शुद्धि वृद्धि तथा सरकार की बाजार में उधार केंद्रीय बैंकों का योगदान। और आगे आता है आपका नेक्स्ट होता है राजकोषीय घाटा। एक और राजस्व प्राप्तियों में गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां जोड़कर दूसरी ओर ऋण सहित कुल खर्च निवल पूर्ण भुगतान का अंतर राजकोषीय घाटा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह बजट घाटे में ऋणों और अन्य देयताओं को मिलाकर बनता है। संक्षेप में बताइए तो राजकोषीय घाटा बराबर बजट प्लस उधार प्लस अन्य देयताएं, ठीक है। और फिर आता है प्राथमिक या प्रारंभिक घाटा। तो राजकोषीय घाटे में ब्याज में से ब्याज की देनदारियां निकालने के बाद प्राप्त राशि। संक्षेप में प्राथमिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज की अदायगी। तो जी आपके याद करना, इसको इंपॉर्टेंट है, रिपीट होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में अंतर बताइए। तो देखिए ये भी आपका 23 में आया हुआ है, पिछली बार 23 में पूछा गया है। देखिए 19, 20, 23 यानी कि 3 बार आ चुका है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में अंतर है, आपको 4 अंतर करना है, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका बजट निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जी है क्वेश्चन, बजट निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए।
और इसका आंसर आपके सामने यहाँ है। बजट की तैयारी कैसे करते हैं हम, ठीक है। बजट निर्माण की प्रक्रिया, तो सबसे पहले बजट की तैयारी करते हैं। कैसे करते हैं? बजट कार्यकारिणी सभा द्वारा तैयार किया जाता है। बजट तैयार करने से पूर्व सभी विभागों एवं मंत्रालयों को सूचित किया जाता है। देखिए बजट क्या होता है, पूरे देश के लिए निकाला जाता है, और जब पूरे देश के लिए निकाला जाता है तो सभी विभाग, जो देश में जितने भी विभाग होते हैं, सभी विभाग के प्रमुख यानी कि मंत्रालयों को बुलाया जाएगा, क्योंकि उनसे पूछा जाएगा भाई आप कहाँ पैसा खर्च करने वाले हो, कौन सी योजनाएं लाने वाले हो, और उन योजनाओं में कितना पैसा खर्च करने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। दूसरा आता है बजट पेश करना। आपने बजट की तैयारी कर ली, अब बजट पेश करना है। तो बजट तैयार करने के बाद उसे परिषद में प्रस्तुत किया जाता है। भारत में दोनों भाषाओं हिंदी व अंग्रेजी में यह बजट प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है। क्योंकि इंग्लिश क्यों बोली जाती है? क्योंकि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनमें हिंदी नहीं चलती, इसलिए उसको इंग्लिश में भी किया जाता है। नंबर 3 है सामान्य बहस। अब मतलब बजट बनकर तैयार हो गया, पेश हो गया, अब पेश होगा तो संसद में उस पर बहस होगी। वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद उस पर निर्धारित तिथि को विचार विमर्श आरंभ होता है, जो 2 से 4 दिन तक चलता है। बजट पर कितनी बहस चलती है? 2 से 4 दिन। अब आता है मतदान की, क्योंकि बजट बन गया, बहस हो गई, अब उसको पास कराने की जिम्मेदारी आती है। तो क्या करेंगे? सामान्य विचार विमर्श के बाद बजट पर मतदान होता है। मतदान की दृष्टि से बजट में 2 प्रकार की व्यय मदें होती है। कौन कौन सी होती हैं? अयोग्य मदें और मतदान योग्य मदें। इसमें व्यय शामिल किए जाते हैं जिन पर लोकसभा को मतदान करने की आवश्यकता नहीं होती, वह व्यय भारत के संगठित कोष से दिए जाते हैं, ठीक है, जिसे अपन संचित निधि भी कहते हैं। और फिर मतदान योग्य मदें, इनमें उन मदों को शामिल किया जाता है जिन मतदान की आवश्यकता होती है, यानी कि कुछ पर वोटिंग की आवश्यकता होती है, कुछ पर नहीं होती। नंबर 5 है विनियोग विधेयक। लोकसभा में बहस के बाद बजट मांगों की स्वीकृति के उपरांत वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत एक प्रस्ताव, जिसके पास होने के बाद ही सरकार को खर्च करने की औपचारिक अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि ये अगर पास हो गया तभी सरकार उसमें से, बजट में से पैसे निकाल कर खर्च कर सकती है। और नंबर 6 है वित्त विधेयक। वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण के साथ साथ संसद के समक्ष प्रस्तुत ऐसा प्रस्ताव जिसमें नया कर लगाने, जी बात ध्यान रखना, नया कर लगाने, पुराने करों की दरें घटाने, बढ़ाने, हटाने या अन्य संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। तो वित्त विधेयक में क्या होता है? नए कर जो आप लगाने वाले हो, टैक्स, ठीक है। और नंबर 7 है बजट का क्रियान्वयन। तो बजट के क्रियान्वयन के अंतर्गत आय को एकत्रित करना, प्राप्त आय को व्यय करना तथा वित्तीय लेखों को अंकेक्षण करना सम्मिलित होता है, ठीक है। तो मतलब बजट में आप क्या कर रहे हो, कहाँ से पैसा कमा रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बताई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत सरकार की आय की गैर कर मदें बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए जी है भारत सरकार की आय की गैर कर मदें बताइए, तो कौन कौन सी हैं? मुद्रा एवं टकसाल। नंबर 2 सार्वजनिक उपकरण। नंबर 3 रेलवे। नंबर 4 डाक व तार। सामाजिक निर्माण कार्य, है ना, ऋण सेवाएं, जिनमें क्या है उसको क्या मिलता है? कर नहीं मिलता है, ठीक है। कर नहीं मिलता है जी, कुछ ऐसे काम है जिनको करने में सरकार को टैक्स नहीं मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत सरकार की व्ययों की मद बताइए। देखिए अब जी है भारत सरकार का क्या है? मदें। केंद्र सरकार की व्ययों की कोई 6 मदें बताइए। सार्वजनिक व्यय के 4 प्रकार लिखिए। तो कौन कौन से होते हैं? ऋणों पर ब्याज, कहाँ कहाँ से, यानी कि सरकार पैसे कमाती है। प्रतिरक्षा राजस्व व्यय, नागरिक प्रशासन पर व्यय, है ना, सब्सिडी, इन पर सरकार खर्च करती है पैसे, कहाँ कहाँ खर्च करती है, ठीक है। दूसरा सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय, यानी कि जो जो भी सार्वजनिक निर्माण कार्य हो रहे हैं, भवन वगैरह बन रहे हैं उन पर। और सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, प्रसारण आदि पर भी केंद्रीय सरकार व्यय करती है, यानी कि कहाँ कहाँ सरकार खर्च करती है और उनसे उसको क्या नहीं मिलता है? उनसे उसको ऋण नहीं मिलता है, ब्याज नहीं मिलता है। ये सारी ऋण ध्यान रखना, ठीक है, इनको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन आता है आपका व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर। तो जो अंतर है आपके सामने, व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन में अंतर। देखिए 23 में जब पूछा भी गया है 4 नंबर में, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। जो 5 पॉइंट दे रखे हैं इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप पाँचों को अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं? प्रमुख मदें समझाइए। तो देखिए ये आपका भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन आप इसको इस तरीके से पढ़ लीजिए, जो परिभाषा दे रखी है, और मैं बता दूं आपको कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है इसको। इस परिभाषा को आप यहाँ तक कर लीजिए। भुगतान संतुलन से आशय विभिन्न राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं के आय निर्यात के अतिरिक्त अन्य प्रकार के लेन देन भी होते हैं, जैसे बीमा, जहाजी किराया, बैंकों का शुल्क, ब्याज, लाभ, पूंजी का स्थानांतरण, सेवाओं के पुरस्कार इत्यादि। व्यापार संतुलन के अतिरिक्त जब अन्य सभी
विदेशी लेन देन भी इसमें सम्मिलित कर दिए जाते हैं, यह भुगतान संतुलन कहलाता है। इस प्रकार भुगतान संतुलन किसी राष्ट्र में एक निश्चित समय में समस्त विदेशी लेन देन का विवरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन कहते हैं। अब आते हैं हमारे भुगतान संतुलन के घटक। तो घटक में क्या क्या हम किसके माध्यम से भुगतान संतुलन रखते हैं। तो सबसे पहला है चालू खाता, करेक्ट अकाउंट, जिसे अपन इसमें व्यापार की दृश्य यानी कि विजुअल तथा अदृश्य इनविजिबल मदें सम्मिलित होती हैं। इसमें अग्रलिखित मदों को दिखाया जाता है, ठीक है। और जैसे कि वस्तुओं का आयात निर्यात, अमौद्रिक स्वर्ण का लेन देन, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, तकनीकी सेवाएं तथा पर्यटन आदि से प्राप्त एवं देय रकम तथा एक पक्षीय हस्तांतरण जैसे दान। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से याद करके जाओगे, ठीक है। और पूंजीगत खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट, जिसमें विदेशी पूंजी के विनियोजन तथा ऋण की राशियों को दिखाया जाता है। सभी आयात निर्यात मदों को विभागों में समूहित किया जाता है। देखिए अब इसमें दृश्य मदें हो जाएंगी और जी अदृश्य मदें, जी आप याद करके जाओगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 है, भुगतान संतुलन में असंतुलन ठीक करने के मौद्रिक अमौद्रिक उपायों की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर आपके सामने है, देखिए ध्यान से, इसको आप पढ़ लीजिए। ये है भुगतान संतुलन में असंतुलन ठीक करने के अमौद्रिक उपायों की विवेचना कीजिए। नंबर 1 है मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय में क्या होते हैं, एक तो मुद्रा का संकुचन कर लीजिए, मुद्रा का अवमूल्यन कर लीजिए, और तीसरा विनिमय नियंत्रण कर लीजिए, ठीक है। ये हो गए मौद्रिक उपाय। और अमौद्रिक उपाय में क्या आता है, आयतों में कमी कीजिए, यानी कि जो आप वस्तुएं बाहर से मंगाते हो उसको आप कम कर दीजिए, उसकी जगह पर आप क्या कीजिए, निर्यातों को प्रोत्साहन कीजिए। निर्यात बोले यानी कि जो वस्तु अपन बाहर से मंगा रहे हैं उसको बाहर से न मंगा के उसको अपने घर में इतना प्रोड्यूस कर लो कि उसको बाहर भेजने लगे, ठीक है। अगला तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्ति, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो ऋण प्राप्त करवाती हैं, जैसे कि कहें तो अपन IMF हो गया, WB यानी कि वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना जी। और विनिमय मूल्य ह्रास के माध्यम से, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए। दोस्तों ये रहा आपका इसका आंसर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आप सारी हेडिंग अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे विदेशी व्यापार की स्थिति, स्टॉक एक्सचेंज अथवा सट्टा बाजार का प्रभाव, बैंकों की क्रियाएं और मध्यस्थों की क्रियाएं, चलन दशाएं और राजनीतिक दशाएं, जी आपको 4 कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाओ। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 नंबर वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों इनको आप याद करके जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ 4 नंबर का आपका एक भी बार नहीं जाएगा, यानी कि आपके 16 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके जस्ट नेक्स्ट मैं आपको 3-3 नंबर वाले वीडियो लाने वाला हूँ, तो जब तक बढ़िया से इनको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसको लाइक कर देना, ठीक है। थोड़ी यार मेहनत लगती है, मैं भी इतने क्वेश्चन लिख कर आ रहा हूँ, तो थोड़ा लाइक कर देना, आप हमारी मेहनत के लिए ही कर देना, है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। और हाँ, मैं आपको इकोनॉमिक्स के सभी क्वेश्चन 4 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले सारे करवाने वाला हूँ, तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपने याद कर रखे होंगे पहले से, इनको रिवीजन मारना है अच्छे से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।